Hello friends, my name is Vikas Kumar and I am faculty in अध्ययन द एफर्ट। आप लोग अपना प्यारा सा YouTube चैनल देख रहे हो, अध्ययन द एफर्ट YouTube चैनल। आज का जो वीडियो लेक्चर है वो हम लोग जो इलेक्ट्रिकल मशीन है उसमें जो चैप्टर है ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, आज उसका हम लोग सिंपल इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन, ठीक है। जब भी हम लोग बात करते हैं इंट्रोडक्शन का तो इट सिंपली मीन्स आज हम लोग इसके थोड़ा सा डेफिनेशन के ऊपर चर्चा करेंगे। छोटा सा वीडियो होगा, ठीक है। तो मेरे पास यहां पर आप लोगों के लिए एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है। ये जो है ये एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है। टाइप वाइज अगर देखिएगा तो ये आपका सेल टाइप ट्रांसफार्मर है। आगे हम लोग वीडियो में देखेंगे सेल टाइप क्या होता है, कोर टाइप क्या होता है। तो बेसिकली इस तरह का आपको ट्रांसफार्मर दिखता है। इस ट्रांसफार्मर में यहां पर आपको दिख रहा होगा तो शायद इनपुट और आउटपुट ऐसा टर्मिनल रहता है और ऐसा सिंपल आपको ट्रांसफार्मर दिख रहा होता है, ठीक है। ये आपका सिंपल ट्रांसफार्मर है। आज हम लोग इस ट्रांसफार्मर का डेफिनेशन, इसके इंट्रोडक्शन को जानेंगे, फिर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अगर ट्रांसफार्मर की बात की जाए डेफिनेशन का, तो ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस। ट्रांसफार्मर इज अ static device which transfers electrical power from one circuit to another circuit without change in frequency. The circuit connected towards source side is called as primary winding, and the circuit which is connected towards load side is known as secondary winding. Both the windings are not connected electrically, but they are coupled magnetically. ये सिंपल ट्रांसफार्मर का डेफिनेशन है। हम लोग इसको समझेंगे, देखने में आपको थोड़ा बड़ा लग रहा होगा। देखिए, ट्रांसफार्मर का अगर सर्किट देखें तो कुछ इस तरह का आपको दिखेगा। ट्रांसफार्मर में इस तरह का यहां लोड रहता है, इसके क्रॉस वोल्टेज V2 है, यहां सोर्स है, इसके क्रॉस वोल्टेज V1 है, इसमें जो करंट जा रहा है वो I1 है, इसमें जो करंट जा रहा है वो I2 है। यहां पर जो आपको टर्न्स है ये N1 है और यहां टर्न N2 है, ठीक है। इस जगह पर A और B टर्मिनल है, यहां प्लस माइनस करके इवन ले लीजिए। यहां M और N होगा, यहां प्लस माइनस करके इवन ले लीजिए। और इसमें जो है आपको एक फ्लक्स दिखेगा इस तरह से। आई होप आपको ये दिख रहा हो, फाई,
ठीक है, ये ऐसा एक फ्लक्स दिखता है, इसको हम लोग सिंपली कोर बोलते हैं। सारा चीज क्रिस्टल क्लियर होगा, लेकिन एक वीडियो में नहीं होगा, सीरीज ऑफ वीडियोस होगा। जैसा कि जेई का जो बैच होता है उसमें ये अच्छा खासा वेटेज के साथ रहता है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, आपको मशीन का एक अच्छा वेटेज मिलेगा, अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, सिंपली अगर आप एसएससी जेई की ही बात कर लीजिए, जिसमें कि आपको जो क्वेश्चन रहता है टेक्निकल सेक्शन से 100 क्वेश्चन रहता है, तो अप्रोक्सीमेट आप हर साल लगभग मशीन से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 12 से 14 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, लगभग हर साल मिनिमम 12 क्वेश्चंस के आसपास या 11 क्वेश्चन के आसपास भी रहता है, किसी किसी साल थोड़ा सा वेरी कर सकता है, लेकिन 12-14 क्वेश्चन के लमसम में आपको देखने को मशीन से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अब मशीन में आपको ट्रांसफार्मर भी है, सिंगल फेज है, 3 फेज है, फिर डीसी मशीन में डीसी जनरेटर है, डीसी मोटर है, सिंक्रोनस मशीन के अंदर सिंक्रोनस जनरेटर है, सिंक्रोनस मोटर है, फिर इंडक्शन मशीन के अंदर इंडक्शन जनरेटर भी है, इंडक्शन मोटर भी है। इसके अलावा कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ मशीन है, ठीक है, यूनिवर्सल मशीन, यूनिवर्सल मोटर वगैरह, रिलक्टेंस मोटर वगैरह, वो सब भी है। तो ये सब मिला जुला के कंप्लीट एक मशीन का सिलेबस आता है, जिसके अंदर आपको 12-14 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। डिप्लोमा में तो आप लोग इसको देखते ही हो, काफी अच्छा मशीन 1 के अंदर आपको ये देखने को मिलता है। जो आपको ये जो झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं, उनको तो ये आपको देखने को मिलता ही है, जेयूटी के अंदर तो ये है ही। ठीक है, तो अब क्या है, हम लोग का अगर ट्रांसफार्मर का डेफिनेशन देख रहे हैं, तो ट्रांसफार्मर में कोई भी आपको रोटेटिंग पार्ट नहीं दिख रहा होगा। जैसा कि ये ट्रांसफार्मर है, इसके अंदर कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जो किसी एक्सिस के अराउंड घूमेगा। आप लोग देख सकते हैं, इसके अंदर कोई भी ऐसा हिस्सा आपको देखने को नहीं मिलेगा जो किसी एक्सिस के अराउंड दिख रहा घूमे। तो चूंकि इसके अंदर कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं है, दैट्स व्हाई दिस इज अ स्टैटिक डिवाइस। लिखिए ना, ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस। व्हाई दिस इज स्टैटिक डिवाइस? बिकॉज देयर इज नो रोटेटिंग पार्ट इन दिस मशीन। इस मशीन में कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं है, इस वजह से ये आपका क्या है, एक स्टैटिक डिवाइस है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है, विच ट्रांसफर्स इलेक्ट्रिकल पावर। काम क्या करता है ये ट्रांसफार्मर? देखिए, ये जैसा है बिल्कुल ऐसा ये डायग्राम आपको नहीं दिख रहा होगा। क्यों? ये जो डायग्राम है, ये सर्किट बनाए हैं हम, ठीक है, ये समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाता है, बट रियल ट्रांसफार्मर ऐसा होगा। ठीक है, रियल ट्रांसफार्मर ऐसा होगा, बट इस ट्रांसफार्मर में आपको हम प्राइमरी और सेकेंडरी नहीं दिखा सकते। ठीक है, इस ट्रांसफार्मर के अंदर नहीं दिखा सकते। इस ट्रांसफार्मर पे आपको, इस ट्रांसफार्मर का ही ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इसमें आपको प्राइमरी सेकेंडरी दिखेगा। बेसिकली होता क्या है ट्रांसफार्मर में, ऐसा ये जो है ना, ये कोर होता है। जैसे यहां पर आपको दिख रहा होगा, ये जो स्ट्रक्चर है, ये कोर है। ये जो पूरा है एरिया, ये पूरा आपको क्या है, कोर है। दिस इज योर कोर। ये जो है, ये पीला वाला नहीं, ठीक है, ये पीला वाला तो वाइंडिंग है। ये जो आपको दिख रहा है, ये आपको जो दिख रहा है, ये हिस्सा कोर है। इस कोर में इस वाले हिस्से को लिम्ब बोलते हैं। ये वाला हिस्सा लिम्ब होता है। ये ऊपर का हिस्सा आपको, और ये जो नीचे का हिस्सा है, ठीक है, ये योक कहलाता है। ठीक है, ये योक कहलाता है। ठीक है, इसको फ्रेम भी बोलते हैं। ये जो बाहर से आपको ये लगा हुआ है ना साइड में, ये आपको जो लगा हुआ है, ये हिस्सा, ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्रेम भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, इस तरह के ट्रांसफार्मर में क्या है, आपको यहां पर प्राइमरी वाइंडिंग रहेगा, ठीक है, और यहां पर सेकेंडरी वाइंडिंग रहेगा। प्राइमरी वाइंडिंग इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये सोर्स की तरफ कनेक्टेड है। इसको सेकेंडरी वाइंडिंग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये लोड की तरफ कनेक्टेड है। ठीक है, तो वो वाइंडिंग जो सोर्स की तरफ कनेक्टेड होता है, प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं, और वो वाइंडिंग जो लोड की तरफ कनेक्टेड रहता है, उसको सेकेंडरी वाइंडिंग बोलते हैं। सिंपल सा कहानी है। तो ट्रांसफार्मर का काम क्या है, फंक्शन क्या है, करता क्या है ये? तो ये इलेक्ट्रिकल पावर, देखिए ये सोर्स है, ये हमारा क्या है, ये सोर्स है। तो ये सोर्स से लोड में इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसफर करेगा। लेकिन जब ये ट्रांसफर करता है, तब फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा। ठीक है, या तो ये वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करके ट्रांसफर करेगा, लेकिन जब भी ये ट्रांसफर करेगा, आपका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेगा। यहां भी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज रहेगी, तो यहां भी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज ही रहेगी, चेंज नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी आपका एज इट इज रहेगा। फ्रीक्वेंसी इसलिए लिखे हैं
इट ट्रांसफर्स, लिखे विच ट्रांसफर्स, ये लिखे है ना, विच ट्रांसफर्स इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है, कहां से, फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। तो वन सर्किट से अनदर सर्किट में बिना फ्रीक्वेंसी को बदले हुए ये इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसफर कर देता है। अब वो सर्किट जो सोर्स की तरफ कनेक्टेड है उसको प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं, मतलब ये जो वाइंडिंग है दिस इज प्राइमरी वाइंडिंग, और जो लोड की तरफ कनेक्टेड है दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी वाइंडिंग। इसको हम लोग सेकेंडरी वाइंडिंग के नाम से जानेंगे, ठीक है। अब ये जो दोनों वाइंडिंग है प्राइमरी और सेकेंडरी, ये इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं रहता है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में किसी तार से कनेक्शन नहीं है। यहां पर तो आपको नहीं दिख पाएगा, ठीक है, लेकिन अगर इमेजिन कीजिए यहां पर हम एक वाइंडिंग लपेटते यहां, तो इन दोनों के बीच में कोई तार से कनेक्शन नहीं होता है, ठीक है, किसी तार से कनेक्शन नहीं होगा। ये दोनों के बीच में कोर पे ये लपेटे गए हैं, इसको कोर बोलते हैं। ये हिस्सा जो पूरा फ्रेम हम लिखे ना, ये पूरा स्ट्रक्चर ये कोर है। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, आपको कोर है। ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है स्क्वायर जैसा, ये पूरा हिस्सा क्या है, कोर है। तो इस कोर पे एक तरफ प्राइमरी है और दूसरी तरफ सेकेंडरी, लेकिन इन दोनों के बीच में किसी तार से कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो फिर ये दोनों वाइंडिंग आपस में कनेक्टेड कैसे हैं, तो ये कपल्ड मतलब जुड़े हुए। कैसे जुड़े हुए, मैग्नेटिकली जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये दोनों के दोनों वाइंडिंग जो हैं आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, मैग्नेटिकली कनेक्टेड। तो वही लिखे हैं बोथ द वाइंडिंग्स आर नॉट कनेक्टेड इलेक्ट्रिकली, वो इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होते हैं, बट लेकिन दे आर कपल्ड मैग्नेटिकली, वो मैग्नेटिकली जरूर जुड़े हुए रहते हैं। मैग्नेटिकली जुड़ने का मतलब क्या हुआ, इस वाइंडिंग में जब हम लोग यहां से सोर्स, ये एसी सोर्स होता है, ये एसी सोर्स होता है, कभी भी यहां डीसी इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों नहीं करेंगे, ईएमएफ इक्वेशन बताएंगे तो वहां समझा देंगे, ठीक है, कि ये वाइंडिंग जल जाता है, ये कोर ही इसका जल जाएगा, बहुत ही हाई मैग्नीट्यूड का फ्लक्स फ्लो करेगा, ठीक है। तो अभी क्या है, हम लोग इतना फॉर टाइम बिंग जानिए कि ये एसी सोर्स है। एसी सोर्स से जो करंट जाएगा वो एसी करंट जाएगा, और जब ऐसा करंट इस ट्रांसफार्मर के कॉइल में प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लो करता है तो यहां पर एक फ्लक्स प्रोड्यूस करता है और एक ईएमएफ भी इंड्यूस करेगा, इवन ईएमएफ होता है, और ये वाला फ्लक्स बनेगा। ये वाला फ्लक्स ही प्राइमरी से सेकेंडरी में जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए इस एसी सोर्स से डायरेक्टली इस लोड को यानी सेकेंडरी वाइंडिंग को कनेक्शन नहीं दिए हैं, आप दिए हैं प्राइमरी वाइंडिंग को। यहां से एक फ्लक्स उठ के गया है, ठीक है, और वो आपको सेकेंडरी में जब एंटर करेगा तो यहां पर एक ईएमएफ इंड्यूस्ड करवाएगा। इसको E2 बोलेंगे, ये E1 लिख दिए हैं, इसको एडिट कर लीजिएगा, ये E2 है, ठीक है। तो यहां पर एक ईएमएफ E2 क्या करेगा, इंड्यूस्ड करवाएगा। जरा सा इस फेनोमेना को हम लोग समझते हैं। ये जो फेनोमेना है इसको थोड़ा सा समझने की और कोशिश करते हैं, ठीक है। इस चीज को देखिए यहां पर क्या हो रहा है, जैसे ही ये करंट इस कॉइल के अंदर एंटर करेगा, ठीक है, तो फैराडे के लॉ के हिसाब से यहां पर जब भी, फैराडे का नियम क्या है कि अगर कोई कॉइल है आपके पास ऐसा, और इस कॉइल में जब आप कोई करंट भेजिएगा, इस कॉइल में जब भी आप कोई करंट भेजिएगा तो इस कॉइल के दोनों एंड में, यानी इस कॉइल में जब आप कोई करंट भेज रहे हैं, ठीक है, कोई एसी सोर्स आप यहां लगाकर इस तरह से आप ऐसे कोई करंट इसमें सर्कुलेट करवाइएगा, तो यहां पर एक ईएमएफ जो है इंड्यूस्ड हो जाएगा, पहला चीज, ठीक है। जब भी किसी कॉइल में आप इस तरह से करंट भेजिएगा तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है, ये बोला है। और इसमें आपको एक इस तरह से फ्लक्स भी प्रोड्यूस होगा, इसको बोलते हैं फ्लक्स, ठीक है। एक आपको फ्लक्स भी इस कॉइल में इस तरह से देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये फ्लक्स को मूव करने के लिए, चलने के लिए, जैसे करंट को चलने के लिए, दौड़ने के लिए कंडक्टर की जरूरत है, वैसे ही इस फ्लक्स को दौड़ने के लिए एक मैग्नेटिक पाथ की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो यहां पर ट्रांसफार्मर में वो मैग्नेटिक पाथ कौन प्रोवाइड करके देता है, तो ये कोर प्रोवाइड करके देता है। ये जो फ्लक्स यहां बना, ये फ्लक्स इस कोर में दौड़ रहा है, ठीक है, इस कोर में। तो ये जो आपका कोर है यही मैग्नेटिक
पाथ बना कर देगा, पहला चीज। ठीक, तो हम लोग क्या क्या सीखे कि यहां पर जब भी किसी कॉइल में कोई करंट एंटर करेगा तो एक फ्लक्स बनाएगा और एक ईएमएफ बनाएगा। ये वाला जो ईएमएफ है इसको आप मैथमेटिकली बता सकते हो फैराडे के नियम के हिसाब से माइनस ऑफ डी लेमडा बाई डी टी। ठीक है, ऐसे यहां प्लस माइनस भी होता है, जब हम लेंज लॉ बताएंगे डिटेल में वीडियोस के अंदर तब तो आपको हम समझाएंगे वहां पर। ठीक है, फॉर टाइम बीइंग अभी आप माइनस मान के चलिए। ठीक है, तो ईएमएफ जो होगा माइनस डी लेमडा बाई डी टी होता है, जहां पर कि लेमडा क्या होता है, ये होता है फ्लक्स लिंकेज। लेमडा क्या होगा, फ्लक्स लिंकेज होगा। और फ्लक्स लिंकेज को आप कितना दे सकते हो, फ्लक्स लिंकेज जो होगा वो होगा n इंटू फाई होगा। ठीक है, फ्लक्स लिंकेज यानी यहां पर इमेजिन कीजिए ये I1 जैसे ही घुसा इसके अंदर तो पहला टर्न हुआ, पहला टर्न में जैसे ही जाएगा तो कुछ फाई बनाएगा। ठीक है, कुछ फाई बना, टर्न क्या है, पहला है। फिर जैसा ही ये दूसरा टर्न में हुआ तो फाई का वैल्यू थोड़ा और बढ़ा हुआ, क्योंकि अब दो टर्न आ गया तो दो टर्न में फाई का वैल्यू और कुछ बढ़ेगा तो फ्लक्स लिंकेज और हुआ। ठीक है, अब जैसा ही ये करंट तीसरा टर्न में जाएगा तो फ्लक्स और बनेगा। ठीक है, तीसरा। तो इस तरह से जितने भी टर्न यहां लपेट रहेंगे जब उनसे होकर करंट पूरा पास कर जाएगा तो एक फ्लक्स बनेगा और वो फ्लक्स इन सभी टर्न के साथ क्या होगा, लिंक करेगा। तो उसको बोलते हैं फ्लक्स लिंकेज, कि यहां पर जितने भी टर्न है उन सबके साथ क्या हुआ, लिंक कर गया। तो फ्लक्स लिंकेज, फ्लक्स लिंकेज को लेमडा से डिनोट करते हैं एंड इट कैन बी गिवन एज n इंटू फाई। अगर ऐसा बात है तो ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग के लिए क्या इस तरह से लिखा जा सकता है, E1 इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ, जैसे ईएमएफ है ना, तो E1 इज इक्वल टू माइनस डी लेमडा बाई डी टी, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां पर माइनस रहेगा d बाई डी टी, लेमडा का वैल्यू आप n इंटू फाइव लिखोगे तो n मतलब नंबर ऑफ टर्म, तो प्राइमरी वाइंडिंग की जब बात हो रही है तो यहां पर n1 इंटू फाइव लिखिएगा। ठीक है, अब अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए u इंटू वी के टर्म में तो ये हो जाएगा माइनस डी फाइव बाई डी टी एन वन प्लस फाइव डी एन वन बाई डी टी, ऐसे हो जाएगा। भाई u इंटू वी के टर्म में इसको डिफरेंशिएट कर दिए तो देखिए नंबर ऑफ टर्म जो है ये कांस्टेंट पैरामीटर होता है। ठीक है, आप एक बार ट्रांसफार्मर बनाए तो जितना टर्न आप लपेट लिए, ठीक है, वो फिक्स हो गया, अब आप उसको कम ज्यादा नहीं कर पा रहे। तो नंबर ऑफ टर्न जब कांस्टेंट पैरामीटर है तो सबको मालूम है कांस्टेंट पैरामीटर का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो यहां पर जो E1 का वैल्यू मिला वो कितना मिला, सिर्फ माइनस n1 डी फाइव बाई डी टी, ऐसे मिला। ठीक है, तो इसका मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ का इन जनरल आपको फॉर्मूला यही देखने को मिलेगा, प्राइमरी तरफ E1 इज इक्वल टू माइनस n1 डी फाइव बाई डी टी। सिमिलरली अगर कोई सेकेंडरी तरफ लिखेगा तो सेकेंडरी तरफ वो क्या लिखेगा, E2 इज इक्वल टू माइनस n2 डी फाइव बाई डी टी, ये लिखेगा सेकेंडरी की तरफ। तो सेकेंडरी की तरफ क्या होगा, देखिए फ्लक्स तो यही है जो प्राइमरी में भी है और जो सेकेंडरी में भी है, तो यही फ्लक्स दोनों में कॉमन, तो इसको म्यूचुअल फ्लक्स बोलेंगे। हम लोग प्रिंसिपल थोड़ी देर में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में ही देख पाएंगे। ठीक है, तो E2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस n2 डी फाइव बाई डी टी, सेकेंडरी की तरफ हुआ। ठीक है, अब देखिए कहानी में क्या है कि कहानी में ऐसा है कि प्राइमरी में जैसा ही आप करंट एसी सप्लाई देते हो तो एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ और एक फ्लक्स बना। उस फ्लक्स को दौड़ने के लिए एक मैग्नेटिक पाथ का रिक्वायरमेंट होता है, जरूरत होता है, इसीलिए हम लोग कोर लगाते हैं। इस कोर में वो क्या करेगा, दौड़ेगा, दौड़ के वो सेकेंडरी की तरफ गया। ठीक है, सेकेंडरी में कहीं से भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं देके रखे हैं। जब वो सेकेंडरी में जाता है तब क्या होता है, देखिए सेकेंडरी में जब जाएगा, इसको मिला देते हैं, सेकेंडरी में जब जाएगा तो क्या होगा, वहां पर ऐसा कोई कॉइल रखा हुआ है, इस तरह से कोई कॉइल है, ये कॉइल है ना। अब ये कॉइल में आप कहीं से भी सप्लाई नहीं दिए हो, ठीक है, लेकिन ये वाला फ्लक्स जब इस कॉइल में आएगा और ऐसे काटते हुए इस कॉइल को क्रॉस करेगा, इस कॉइल को ऐसे काटते हुए जाएगा ना, तो जब भी कोई टाइम वेरिंग फ्लक्स, हम क्यों बोल रहे हैं, वर्ड याद रखिएगा, टाइम वेरिंग फ्लक्स, टाइम वेरिंग फ्लक्स,
टाइम वेरिंग फ्लक्स कैसे हो गया सर? तो देखो ये इस वोल्टेज कैसा है? एसी है। करंट कैसा है? एसी है। तो फ्लक्स कैसा बनेगा? एसी बनेगा। एसी फ्लक्स को ही टाइम वेरिंग बोलते हैं, यानी फ्लक्स का ग्राफ अगर आप वेवफॉर्म खींचेगा तो ऐसा बनेगा। तो देखो T1 टाइम पर इस फ्लक्स का कुछ अलग ही मैग्नीट्यूड है, और T2 टाइम अगर ले लोगे तो इस फ्लक्स का कुछ अलग ही मैग्नीट्यूड। तो अलग अलग समय पर यहां पर जीरो है, यहां पर भी जीरो है, यहां पर भी जीरो है। तो देखो अलग अलग टाइम पर इसका अलग अलग फ्लक्स का मैग्नीट्यूड आ रहा है। तो समय के साथ इस फ्लक्स का मैग्नीट्यूड बदल रहा है, जैसा कि एसी क्वांटिटी में होता है। इसी वजह से इसको कैसा फ्लक्स बोलते हैं हम लोग? टाइम वेरिंग फ्लक्स बोलते हैं। जब भी ऐसा फ्लक्स, इस तरह का टाइम वेरिंग फ्लक्स किसी कॉइल से गुजर जाए तो इस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। ठीक है, क्या इंड्यूस्ड हो जाएगा? एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा अपने आप। तुम भी अपने हाथ में कॉइल रखे रहो, ठीक है, और उससे कोई टाइम वेरिंग फ्लक्स सिर्फ निकल जाए, पास करा दो, ठीक है। अगर किसी कॉइल से कोई टाइम वेरिंग, ये फ्लक्स कैसा है? टाइम वेरिंग फ्लक्स है। टाइम वेरिंग, टाइम वेरिंग क्यों बोल रहे हैं? समय के साथ इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, और एक पर्टिकुलर समय पास देखो इस फ्लक्स का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है ना, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इस तरह से। तो इस तरह का अगर कोई फ्लक्स किसी कॉइल से गुजरेगा तो इस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड करा देगा, ऐसा भी फैराडे ही बोला है। ठीक है, आया बात समझ में? तो ये वाला जो E2 कैसे बना? तो ये वाला जो फ्लक्स है जो कोर में दौड़ रहा है, ये टाइम वेरिंग फ्लक्स है। जब ये इनके टर्न्स को काटेगा, सेकेंडरी के टर्न्स को काटेगा, तो यहां एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। हाँ, अगर यहां कोई लोड कनेक्ट कर दो, कोई लोड अगर कनेक्ट कर दो, तो ये सर्किट क्लोज हो गया। इसके बाद जैसा कि सेकेंडरी में एक लोड कनेक्टेड है, सर्किट क्लोज हो जाएगा। जैसे ही सर्किट क्लोज होगा, इसमें एक करंट फ्लो होने लगेगा, I2 करंट। और यही तो हमारे घरों में आता है। हमारे घर लोड के रूप में हमारा टीवी है, फ्रिज है, पूरा कॉलोनी जुड़ा हुआ है, यही लोड के रूप में। ठीक है, तो ये करंट हमारे घरों तक पहुंच जाता है। सिंपल सी कहानी है। जब जब ये ट्रांसफर हुआ, प्राइमरी से सेकेंडरी इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफर हुआ, तब उस टाइम में फ्रीक्वेंसी क्या रहा? कांस्टेंट रहा, फ्रीक्वेंसी नहीं बदला। 50 हर्ट्ज इधर भी थी, 50 हर्ट्ज यहां भी था। ठीक है, तो दिस इज सिंपल योर इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, जिसमें कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसके डेफिनेशन के बारे में चर्चा किए, नथिंग मोर देन दैट। उससे ज्यादा और कुछ भी हम लोग चर्चा नहीं किए हैं। जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम लोग इसका क्लासिफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, क्या होता है क्लासिफिकेशन, ठीक है, कैसे करते हैं। ठीक है, टिल देन थैंक यू वेरी मच।